यूरोपियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ठीक है। उसका काम क्या है, फसाई किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था कि जो भी फूड ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है उसकी सेफ्टी पे वॉच रखना, ये किसका काम है, फसाई का काम है। तो उस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए या फिर उस फूड की सेफ्टी के लिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि कंज्यूमर को सेफ और होलसम फूड मिले, कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो भी मिलने चाहिए वो प्रॉपर मिले और फूड जो हो वो बिल्कुल सेफ हो। तो उस चीज़ को एक तरह से इनेक्ट रखने के लिए, ठीक रखने के लिए फसाई ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं जो कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ईट राइट इंडिया, ERI। उसके बाद सेकंड आता है फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, कि फूड मतलब एक नेचुरल जो फूड मिलता है उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना, वो होता है फोर्टिफिकेशन, कि वो कंज्यूम करने के लिए और अच्छा हो जाए, कि उसकी विटामिन वैल्यू या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, वो होता है फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, SNF। उसके बाद फोर्थ है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। उसके बाद आता है रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है जिसको हम ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, उसके लिए भी फसाई ने एक पूरा एक तरह से एक स्कीम चलाई है, एक पूरा एक सेटअप तैयार किया है कि किस तरीके से हम इस जो कुकिंग ऑयल है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को अब हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि इन इनिशिएटिव्स में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। तो सबसे पहले हमारा आता है ईट राइट इंडिया, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं सही भोजन बेहतर जीवन, ठीक है। ये एक प्रॉपर एक टैगलाइन दी गई है ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है उसकी, सही भोजन बेहतर जीवन। तो फसाई ने द ईट राइट मूवमेंट शुरू किया था 10 जुलाई 2018 को, इसलिए जो पब्लिक हेल्थ है इंडिया की उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो कि नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड जो है जिससे कि हमारे मतलब लाइफस्टाइल में जो डिजीज बढ़ रही हैं उसको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, ठीक है। जो फूड इंडस्ट्री है, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, सिविल सोसाइटी है हमारी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि भाई इस चीज़ के लिए मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग, वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और सेलिब्रिटीज़, ये सारे इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने प्लेज लिया कि कंक्रीट स्टेप मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएंगे जस्ट टू एम्पलीफाई द ईट राइट मूवमेंट, कि जिससे कि जो ईट राइट मूवमेंट जो है हमारा, जो कि एक सही खाने के बारे में बताने के लिए चलाया जा रहा है, एक मुहिम चलाई जा रही है फसाई के थ्रू, तो उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ईट राइट मूवमेंट जो कैंपेनिंग थी उसकी 3 की थीम्स थी। सबसे पहली थी ईट सेफ, ईट हेल्दी, और उसके बाद थी ईट सस्टेनेबल, ठीक है। तो इन तीन जो एक तरह से बेस, इन तीनों को बेस मान के इस जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया गया। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें थी कि ईट सेफ में क्या क्या आया, ईट हेल्दी में क्या आया, ईट सस्टेनेबल में क्या आया, ये अभी हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो ईट सेफ के अंदर क्या किया गया, ईट सेफ के अंदर ये श्योर किया गया कि पर्सनल और सराउंडिंग जो है वो उसमें हाइजीन बनाए रखें, ठीक है। और जो हमारी फूड सप्लाई चेन्स हैं वो एक तरह से हाइजीनिक और सैनिटरी प्रैक्टिसेस हों उसके अंदर, मतलब कि उसकी हाइजीन के ऊपर ध्यान दिया जाए। जैसे फूड सप्लाई चेन जो है, जो फूड सप्लाई हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके अंदर जो हाइजीन और जो सैनिटरी प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद एडल्ट्रेशन जो होता है, ये मिलावट जो होती है उसको कम किया जाए, ठीक है। टॉक्सिन और जो कंटेमिनेंट फूड होता है उसको कम किया जाए। उसके बाद जो फूड हजार्ड्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और जो फूड प्रोसेसिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो होती हैं उसके अंदर एक तरह से कंट्रोलिंग वे में जो टॉक्सिन्स एंड कंटेमिनेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। एक तरह से मेन ये था कि सेफ फूड जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंच पाए। तो ये सबसे पहली चीज़ क्या है, ईट सेफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईट हेल्दी। ईट हेल्दी में क्या है कि जो डाइट डाइवर्सिटी है या बैलेंस डाइट है उनको प्रमोट करना है ना। आजकल बहुत ये चीज़ की जाती है कि भाई हेल्दी खाएं, ये चीज़ में इतने प्रोटीन्स होते हैं, ये इसमें ये होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रमोट की जा रही हैं कि डाइट जो है डाइवर्स डाइट लेनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो ग्रैब करनी चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि प्रॉपर हमें इतना इतना प्रोटीन लेना है, इतना आयोडीन लेना है, हर चीज़ का मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी जो है उसके लिए प्रॉपर एक तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके की डाइट उन्हें फॉलो करनी चाहिए। फिर टॉक्सिक जो ट्रांसफैट है हमारा, इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके लिए अभी हमने जो पुराने लेक्चर थे उसमें देखा भी था, करंट अफेयर में दिखाया गया था कि ट्रांसफैटी उसको हटाने के लिए एक मतलब एक स्कीम चलाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सॉल्ट, शुगर, सेचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जैसे बटर हो गया हमारा, ठीक है, चीज़ हो गया, इनका जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। और
जो स्टेपल फूड है हमारा, जिसकी जब जो कि हम देख रहे हैं कि जब हम नॉर्मल जो फूड खा रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो रही है। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को एड्रेस होने के इस चीज़ को हमने एड्रेस किया, और उसको एड्रेस होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टेपल फूड है जिसको हम डेली खा रहे हैं उससे जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की जो कमी आ रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ईट हेल्दी के अंदर ये चीज़ें मतलब इंक्लूड की गई हैं। फिर आता है हमारा ईट सस्टेनेबल। ईट सस्टेनेबल में क्या है कि जो लोकल और सीजनल जो फूड होते हैं, जैसे सीजनल फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उनको प्रमोट करना, फूड लॉस या फिर फूड वेस्ट को कम करना, उसको प्रिवेंट करना, वाटर को कंज्यूम करना, ठीक है, मतलब कंजर्व करके रखना, सॉरी, वाटर को कंजर्व करके रखना जो फूड वैल्यू चेन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है केमिकल जो यूज़ किए जा रहे हैं फूड प्रोडक्शन में, या फिर उनको पैकेजिंग करते टाइम हम उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो ख़राब ना हो, उसके लिए जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कम यूज़ करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये 3 चीज़ें चलाई गई, ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल, ये 3 थीम है ईट राइट इंडिया के अंदर, जिसमें डिफरेंट चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, हमारा जो ये मूवमेंट है ईट राइट इंडिया, इसको अलाइन कर दिया गया है किसके साथ, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 थी, जिसके अंदर कि हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर या फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चला रहे थे। अब ये हेल्थ पॉलिसीज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, जैसे आयुष्मान भारत है, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत है, स्वच्छ भारत मिशन, इन सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनके साथ ईट राइट इंडिया को भी अलाइन कर दिया गया है। ठीक है, मतलब हमारे जो फूड टेकिंग है वो इन प्रोग्राम्स के साथ में मर्ज करके, कि जिससे कि हमारे हेल्थ केयर पे भी रहे, हमारा मतलब स्वच्छता भी रहे। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत की जो ब्लड में डेफिशिएंसी हो जाती है, वो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से, मतलब ये सारी चीज़ें इनको अलाइन कर दिया गया है ईट राइट इंडिया के साथ। ठीक है, तो ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है वो एक लार्ज स्केल एफर्ट है कि हमारी जो कंट्री का फूड सिस्टम है उसको हम चेंज करके एक सेफर और हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स में चेंज कर दें। ये एक पैन इंडिया साइकिल मूवमेंट है, और जिसका काम सिर्फ ये है कि कंज्यूमर अवेयरनेस हो अच्छे खाने और न्यूट्रिशियस खाने के लिए। ठीक है, तो ईट राइट इंडिया ने अडॉप्ट किया है एक जुडिशियस मिक्स ऑफ रेगुलेटरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोलैबोरेटिव एम्पावरमेंट अप्रोच, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि हर पर्सन को या हमारे प्लेनेट पे रहने वाले हर पर्सन के लिए हमारा जो फूड है वो हेल्दी रहे और न्यूट्रिशियस रहे। ठीक है, तो ईट राइट इंडिया का जो मूवमेंट है उसको अलाइन कर दिया गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो चल रही हैं, जिसके अंदर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ईट राइट इंडिया का जो लोगो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है, जैसे हमारी प्लेट होती है, थाली होती है, जो इंडियन थाली की जो शेप होती है, उसी की तरह हमारा क्या है, ईट राइट इंडिया का लोगो बनाया गया है। और उस लोगो के अंदर इस तरीके से हमने जो कलर्स दिए, आपको ये लोगो जो दिख भी रहा है, तो इसमें जो कलर्स दिए गए हैं वो कलर्स जो हैं वो अलग अलग हमारी किस तरीके से हमें क्वांटिटी लेनी चाहिए वो, और किस तरीके से हमारी जो उस क्वांटिटी के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, उस तरीके से ही इस डाइट को बनाया गया है कि मतलब जो पूरा का पूरा होलसम जो फूड है हमारा, वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड को एक तरह से अपने अंदर इंकलकेट करता है, इंक्लूड करता है, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, जैसे कि इसमें दे रखा है पल्सेस, कंज्यूम एडिक्वेट क्वांटिटी, फूड एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट और शुगर, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जितना बड़ा इसका साइज है ना आर का, वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पोर्शन हमें फूड का कंज्यूम करना चाहिए फॉर ऑप्टिमम हेल्थ। ठीक है, कलर से इनको ये बताया गया है कि अलग अलग कलर इसलिए मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके का फूड कैसे लेना चाहिए, उसकी मतलब कलर वाइज को डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्लियर, तो ये लोगो है ईट राइट इंडिया का। इस लोगो के अंदर ही हमने ये बताया है कि किस तरीके से बैलेंस और होलसम डाइट जो है वो ली जा सकती है एक अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से कि प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, उसकी शेप दिखा रखी है, सस्टेनेबिलिटी, फिर उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये आती है रिप्रेजेंट कर रही है, मीट, फिश और पोल्ट्री जो है वो कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस लोगो के अंदर ही बताई गई हैं ईट राइट इंडिया के जो लोगों के अंदर। अब कुछ की पॉइंट्स है ईट राइट इंडिया से रिलेटेड। तो ईट राइट इंडिया का जो विजन है 2050 के लिए वो ये है कि हमें एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जिसमें कि सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड मिले सबको। ठीक है, 2050 तक। उसके बाद एक और मतलब की पॉइंट क्या आता है कि हमारे सितंबर 2021 में फसाई ने अवार्ड दिया था 5 स्टार सर्टिफिकेशन अवार्ड ईट राइट स्टेशन के नाम से, किसको, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि ईट राइट इंडिया मिशन का जो एम है वो ये है कि इंडिया को ट्रांस फैट फ्री बनाना है, कब तक, 2022 तक।
ठीक है। ईट राइट इंडिया का एम है टू कट डाउन सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजम्पशन बाय 30% इन 3 ईयर्स, की 3 साल के अंदर अंदर जो ऑयल, सॉल्ट, शुगर का जो कंजम्पशन है उसको कट डाउन कर देना है। उसको कब करना है, कब तक, 30% तक करना है। ठीक है, तो ये सारे जो एम है ये ईट राइट इंडिया के अंदर आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो फोर्टिफिकेशन के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है कि हमारे जो फूड से, जिससे कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, उनकी डिफिशियंसी हो रही है एक स्टेपल फूड खाने की वजह से, तो क्या किया जा रहा है कि फूड फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। विटामिन या मिनरल्स को ऐड किया जा रहा है। किस तरीके से कि हमारा जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, स्टेपल फूड जो हम लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको बढ़ाया जा सके। तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फोर्टिफिकेशन को, वो 5 फूड आइटम्स में कर रही है। तो पहला कौन सा है, राइस, दूसरा सॉल्ट, फिर एडिबल ऑयल, फिर मिल्क और व्हीट। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से क्या किया जा रहा है, फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इन 5 फूड आइटम्स में फोर्टिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले आता है राइस। तो राइस का क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चीज चला रहा है, एक स्कीम चला रहा है, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम, जो कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब टैकल कर रहा है। क्या है स्कीम का नाम, क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो एक ये स्कीम चलाई जा रही है किसके थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। इस स्कीम के अंदर क्या है हमारा कि जो स्कीम है वो 2019 और 20 में शुरू की गई थी फॉर अ 3 ईयर पायलट रन, मतलब 3 साल के लिए। स्कीम विल रन टिल 2023 तक चलेगी, जिसके अंदर जो बेनिफिशरीज हैं उनको राइस सप्लाई किए जा रहे हैं। किस रेट पे, 1 रुपये पर केजी, मतलब 1 रुपये पर केजी के रेट पे बेनिफिशरीज को राइस सप्लाई किए जा रहे हैं। कौन से राइस, फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस में हम क्या करते हैं, विटामिन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आयरन है हो गया हमारा, विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं राइस के अंदर। और इस फोर्टिफाइड राइस को हम बेनिफिशरीज तक पहुंचा रहे हैं 1 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। और ये कर कौन रहा है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए, नोडल एजेंसी जो है वो कौन सी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है ये हमारा क्या कर रहा है, ये इसके लिए नोडल एजेंसी है जो कि राइस की फोर्टिफिकेशन कर रहा है। क्लियर। उसके बाद आता है सॉल्ट। सॉल्ट की फोर्टिफिकेशन जो है हमारी, इसके अंदर क्या है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन या फिर आयोडीन है उसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट जो है वो किस तरीके से है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो होता है उसको मतलब फोर्टिफाई करके डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके अंदर की आयरन और आयोडीन जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। जब कोई पर्सन या कोई कंज्यूमर उसको रेगुलर बेसिस पे जो कुकिंग हो रही है उसमें कंज्यूम करता है, तो जो हमारी डेफिशिएंसी आती है ना, आयरन डेफिशिएंसी जिससे अनीमिया होता है, उसको कहीं तक ओवरकम किया जा सकता है। और जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बहुत हद तक रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं आयरन और आयोडीन। थर्ड आता है हमारा एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल जो है वो हर कोई कंज्यूम करता है, सारी ही पॉपुलेशन जो है वो कंज्यूम करती है एडिबल ऑयल्स को। तो विटामिन ए और डी जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर उनको हम एडिबल ऑयल्स के अंदर फोर्टिफाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी हो रही है कहीं तक, वो बहुत हद तक रिकवर हो सकती है। तो इसलिए विटामिन ए और डी को एक तरह से डाला जाता है, फोर्टिफाई किया जाता है किसके अंदर, हमारा एडिबल ऑयल्स के अंदर। और कितने परसेंट तक, मतलब जो एडिबल ऑयल है उसके अंदर 25 से 30% तक हमारा क्या है, विटामिन ए और डी का मिलना, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है हमारा विटामिन ए और डी का। कौन, एडिबल ऑयल। तो इसलिए जो फोर्टिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल है वो कंपलसरी कर दिया है फसाई ने अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द इंडिया कब 2018 में, कि फोर्टिफिकेशन होगा एडिबल ऑयल का। उसमें क्या फोर्टिफाइड किया जा रहा है, उसमें क्या एड ऑन किया जा रहा है, विटामिन ए और डी किया जा रहा है। ठीक है, वो विटामिन ए और डी को ऐड करके उसको एडिबल ऑयल को फोर्टिफाई कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए, जो हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं, जो विटामिन ए और डी की कमी हो जाती है, जो कि, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए और डी, उनको अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनको एक मतलब अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो जितनी भी डेफिशिएंसी है हमारी वो कम हो सकती है। और हमारा जो एडिबल ऑयल है जो कि फोर्टिफाइड हो जाता है वो 25 से 30% तक हमारे जो विटामिन ए और डी का जो डाइटरी अलाउंस है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मिल्क।
जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है हमारा, वो काऊ का मिल्क होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि नेचुरली नहीं पाए जाते मिल्क के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में। फोर्टिफाइड मिल्क के अंदर कौन कौन सी चीजें डाली जाती है? विटामिन ए पल्मिटेट और विटामिन D3 इनको ऐड कर दिया जाता है, जो कि मोस्ट एक्टिव और एब्जॉर्बेबल फॉर्म के होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन ए पल्मिटेट है और विटामिन D3 है, जो ये फोर्टिफाइड किए जाते हैं काऊ मिल्क के अंदर। ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क जो है वो 2017 में शुरू किया गया था। किसके थ्रू? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। और ये कंपनीज को एक तरह से पुश कर रहा है कि आप विटामिन डी को ऐड कीजिए। मतलब जो हमारा नेचुरली जो मिल्क है उसके अंदर विटामिन डी को क्या किया जाए? ऐड किया जाए और मिल्क को फोर्टिफाइड किया जाए फॉर, मतलब जिससे कि हमारे जो विटामिन ए पल्मिटेट और विटामिन D3 है जो वो ऐड हो सके, जिससे कि लोगों के अंदर जो कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, उसको रिकवर किया जा सके। उसके बाद है वीट फ्लोर का जो फोर्टिफिकेशन है वो उसके अंदर क्या किया गया है? आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को ऐड किया गया है, क्योंकि ये हेल्प करेगा किससे? अनीमिया से, और ब्लड फॉर्मेशन जो नहीं हो पाता है उसको, मतलब उससे फाइट करने में। तो हमारा जो वीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन है उसका मेन मोटिव यही है कि जो अनीमिया की डेफिशिएंसी, जो अनीमिया होता है, मतलब ब्लड फॉर्मेशन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है एक तरह से, उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो डिसीजन जो हुआ था हमारा वीट की फोर्टिफिकेशन का, वो अनाउंस हुआ था 2018 में, और ये अब तक 12 स्टेट में क्या है? इम्प्लीमेंट हो चुका है। किस फ्लैगशिप के अंदर? पोषण अभियान के अंदर, जो कि न्यूट्रिएंट्स को या न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया है अमंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट, प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनके, प्रेग्नेंट मदर्स के, एडोलसेंट्स और चिल्ड्रंस के अंदर जिनके अंदर हमारे अनीमिया की बहुत शिकायत मिलती है, उनके लिए एक पोषण अभियान चलाया गया। उसके अंदर क्या है? फोर्टिफिकेशन ऑफ वीट जो है उसको अनाउंस किया गया है 2018 में। और वीट का जो फोर्टिफिकेशन हो रहा है उसमें क्या क्या डाला जा रहा है? आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा आता है कि फोर्टिफिकेशन की एडवांटेजेस क्या क्या है, हमें क्या मतलब फायदा हो रहा है इससे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि फूड फोर्टिफिकेशन का क्या है? हाई बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, मतलब बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम लग रही है। जैसे कि 1 रुपया स्पेंड करने पे उन्हें 9 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है टू द इकोनॉमी। मतलब अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं फोर्टिफिकेशन के लिए तो 9 रुपीज इन रिटर्न मिल रहे हैं। ओके, दूसरा क्या हो रहा है कि ये मतलब एक साथ ही अगर हम फोर्टिफिकेशन कर दे रहे हैं फूड का, तो एक साथ ही हम पूरा एक लार्ज सेक्शन जो है हमारी पॉपुलेशन का, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में कैपेबल है, ऑल एट वंस, एक ही साथ। उसके बाद तीसरा क्या आता है कि इससे फोर्टिफिकेशन की वजह से जो फूड का जो टेस्ट है या फिर उसकी अरोमा है या उसका टेक्सचर है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फूड के, वो ऐसे कैसे ही बनी रहते हैं, बस उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अब फोर्टिफिकेशन करने में इश्यूज क्या क्या है? तो सबसे पहला इशू क्या है कि जो आयरन है जो हम एड ऑन कर रहे हैं, है ना, तो आयरन के अंदर ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल जो म्यूकस है उसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस हैं, वो मतलब एक तरह से डैमेज, मतलब उनसे वो डैमेज हो सकता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इन्फेक्शंस तो हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि जो नेचुरल फूड है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे फाइटोकेमिकल्स हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, तो जो कि हमारी जो बॉडी है उसको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, फाइटोकेमिकल्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। लेकिन जब हम ब्लेंडिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, वो उसके लिए एक एडवर्सली इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम ब्लेंडिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रोसेस में हम क्या है, एक तरह से इन जो हमारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनको एक तरह से ध्यान में नहीं रख रहे, और जिसकी वजह से क्या पता वो सब्सटेंस हमारे मतलब एक तरह से वैनिश हो जा रहे हैं और वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। जो हम ब्लेंडिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो प्रोसेस कर रहे हैं वो उसका बेकार असर पड़ रहा है किसके ऊपर? फाइटोकेमिकल्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर, जो कि हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आता है कि अगर हम फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर देते हैं, कब तक हम तो इस चीज को या फिर ये ईट राइट इंडिया या इन जो हम स्कीम्स लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं कि जो भी डेफिशिएंसी हो रही है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या प्रॉपर हमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो नहीं मिल पा रही है, उसको मैं एक तरह से फुलफिल करने के लिए लेके आए। लेकिन जब हम फोर्टिफिकेशन कर देंगे तो ये एक मार्केट क्रिएट कर देगा कि लोग, मार्केट एक तरह से मार्केट ही क्रिएट हो रहा है कि फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो लोगों को मतलब एक तरह से काम मिल रहा है इस चीज़ में, और एक मार्केट सेटअप हो रहा है। तो जब मार्केट सेटअप हो जाएगा तो उस चीज़ को विड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हम अपने टारगेट को अचीव भी
कर लेंगे उसके बाद हम उसको हटा नहीं पाएंगे, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको विड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही कंसर्न का इशू है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। कैसे? अनीमिया जो है वो ज़्यादातर पुअर चिल्ड्रन जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनके अंदर पाया जाता है, जबकि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो किसके अंदर है? अर्बन और रिच जो पीपल है उनके अंदर है कंट्री में। तो इसलिए इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन पा रहा किसका? अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी का। तो इसलिए फोर्टिफिकेशन के अंदर ये सारे इश्यूज आ रहे हैं कि आयरन के पास ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकसा के साथ क्या है? रिएक्ट कर सकती है। उसके बाद नेचुरल फूड जो है उसके पास प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लेंडिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के करने से क्या है? एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है उनके ऊपर। फिर फोर्टिफिकेशन हम कर तो देंगे लेकिन अगर वो मार्केट में आ गया तो उससे एक मार्केट क्रिएट हो गया तो उसको विड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक लोगों के लिए काम जैसा बन जाएगा, एक मार्केट जैसा बन जाएगा, एक मतलब बिजनेस टाइप चीज हो जाएगी वो। और एक डायरेक्ट लिंक नहीं है अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी के बीच। अनीमिया जो है पुअर चिल्ड्रंस में हो रहा है, रूरल एरियाज में जो रहते हैं, और आयरन डेफिशिएंसी हो रही है अर्बन और रिच पीपल में। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्टिफिकेशन के लिए ये इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन के बाद अब हमारा आता है सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एक नेशनल वाइड कैंपेनिंग है जो कि लोगों को हेल्प कर रही है सेफ खाने में, ठीक खाने में, मतलब कि सही तरीके से खाया जाए, मतलब क्या क्वांटिटी खानी चाहिए, क्या क्वालिटी खानी चाहिए। तो इस चीज़ में वो हेल्प कर रही है, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दे रही है कि हमें हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, सेफ फूड मतलब एक तरह से खाना चाहिए। तो ये कैंपेनिंग जो है ये एक तरह से एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रही है जिससे कि एक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके एट वर्क प्लेसेस, स्कूल, होम, मतलब हर जगह पे। क्योंकि जैसे लोग बाहर काम करते हैं तो बाहर रहते हैं काम की वजह से, तो वहाँ पे उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता, तो उसके लिए तो ये एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की गई है इस कैंपेनिंग के थ्रू, जिससे कि वर्क प्लेसेस पे, स्कूल्स पे, होम, यहाँ पे क्या है एक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। तो इसके लिए मतलब इन लोगों को अच्छे से बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज लाए गए हैं। कौन कौन से हैं? ऑरेंज बुक है, येलो बुक है, पिंक बुक है और डार्ट है हमारा, ठीक है। डार्ट इज नथिंग बट डिटेक्ट अल्टरेशन, मतलब जो मिलावट होती है उसको रैपिड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। तो डिटेक्ट अल्टरेशन विद रैपिड टेस्ट, ये होता है हमारा डार्ट। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक को हमारे को 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि इसके अंदर स्पेसिफिक मेजर्स लिए गए हैं कि जो वर्क प्लेस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब ऑर्डर्स ले सकता है किस तरीके से कि वो एक ऐसा सिस्टम बना सकता है कि जिसमें सेफ्टी और न्यूट्रिशन, सेफ और न्यूट्रिशनल फूड मिले हर किसी को एट द वर्क प्लेस। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो कुछ स्पेसिफिक मेजर्स ले या कुछ ऐसे ऑर्डर्स वो करे ले कि जिससे कि उनका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एक अच्छा फूड, अच्छा हेल्दी और सेफ फूड मिल सके हर किसी को। दूसरा क्या है? कैंटीन और कैफेटेरिया एस्टेब्लिशमेंट की ये चीज़ भी एक तरह से स्पेसिफाई की जाए कि प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ कैंटीन एस्टेब्लिश हो जहाँ पे कि हर किसी को फूड सर्व किया जा सके वर्क प्लेसेस पे। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है कि कुछ सेवरल इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं टिप्स प्रोवाइड की जा सकती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें सजेशन दिए जा सकते हैं कि उनको हेल्दी और सेफ रहने के लिए किस तरीके का फूड उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ क्या है ऑरेंज बुक के अंदर आती है हमारी। नेक्स्ट है येलो बुक। येलो बुक एक इंटरेक्टिव और इलस्ट्रेटिव है, मतलब एक इजी वे में समझी जा सकती है, जो कि किसके लिए है? पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए इसको एक इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। एक तरह से एक गाइड बुक है जिसमें कि ये बताया गया है कि किस तरीके से होलसम फूड हैबिट्स को इनकलकेट किया जा सकता है अपने रूटीन में एट द यंग एज। क्योंकि हम जब यंग एज में ही उनको अपनी हैबिट बना लेंगे तो वो हमारे साथ आगे तक भी जुड़ी रहती हैं, हमारी लाइफ में आगे तक बनी रहती हैं और हमें हेल्प करती हैं हेल्दी रहने में। उसके बाद इस बुक में ये भी मेंशन है कि स्कूल जो हेल्थ और वेलनेस टीम है वो किस तरीके के जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कराएं क्लासरूम्स में। उसके बाद जो कंटेंट है इस येलो बुक के अंदर वो एज अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है कि भाई किस एज पे कैसा फूड मतलब फूड हैबिट्स को फॉलो अप करना चाहिए, किस तरीके का होलसम फूड लेना चाहिए। तो ये जो कंटेंट है ये डिवाइडेड है एज अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स में। थर्ड जो आती है वो आती है हमारी द पिंक बुक।
तो जो ये पिंक बुक है ये स्पेशली डेवलप की गई है किसके लिए, जो इंडियन होम्स होते हैं उनकी किचन्स के लिए, कि जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, सेफ, हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इस बुक को 9 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले कि किस तरीके से जो फूड है वो बाय करना चाहिए, उन्हें स्टोर कैसे करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कुक करना चाहिए, फूड को सर्व कैसे करना चाहिए, ईटिंग हेल्दी फूड, मैनेजिंग लेफ्ट ओवर फूड, पैकेजिंग फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, सैनिटेशन इन द किचन और मैनेजिंग वेस्ट। तो मतलब इसमें ये 9 सेक्शंस बनाए गए हैं और इन 9 सेक्शंस में बताया गया है कि घर पे किस तरीके से फूड को मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है, किस तरीके से खरीदा जाए, स्टोर किया जाए, बनाया कैसे जाए खाना, सर्व कैसे किया जाए, तो हर चीज इसमें मेंशन है। इसमें ये भी मेंशन है कि किस तरीके से हमें कौन कौन से मेथड्स और प्रैक्टिसेस फॉलो अप करनी चाहिए इंडियन किचन के अंदर। नेक्स्ट आता है अब हमारा डार्ट। डार्ट क्या है, डिटेक्ट अल्टरेशन विद रैपिड टेस्ट। तो टेस्ट से मतलब हम घर पे ही ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्योर है या अडल्ट्रेटेड है, कि किसमें मिलावट है, कौन सी चीज़ प्योर है। तो उसके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं और उसमें मोर देन 50 टेस्ट जो है वो कवर किए गए हैं, जिसके अंदर की हम जो हमारे घर पे जो सामान अवेलेबल है उसी से ही हम टेस्ट को मतलब एक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो आयोडीन है उसकी हेल्प से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लेना, ऑयल्स एंड फैट, शुगर, कन्फेक्शनरी, फूड ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, कंडेमिनेंट्स। तो ये सारी चीज़ों को हम घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्योर है, कौन सी चीज़ अडल्ट्रेटेड है। तो किसके थ्रू, डार्ट के थ्रू, दैट इज डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। अब आता है हमारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब। क्लीन स्ट्रीट फूड हब को हम एक तरह से हब और क्लस्टर कह सकते हैं 50 और उससे ज़्यादा वेंडर्स का या शॉप्स का या स्टॉल्स का जो कि स्ट्रीट फूड को सेल करते हैं। इसमें से 80% से ज़्यादा लोग क्या है रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोकल या रीजनल क्यूजीन्स को, कि उनका जो लोकल जो फूड है उसको, और जो कि मतलब बेसिक हाइजीन और सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब का मतलब आप मेन मोटो ये लगा लीजिए कि इसमें जो हमारा स्ट्रीट फूड है उसको प्रमोट करना है, और उसको किस तरीके से प्रमोट करना है कि सारी जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं फसाई के अंदर की हाइजीन, सैनिटरी, न्यूट्रिएंट्स, सब चीज़ों को मतलब पे फोकस करके स्ट्रीट फूड को प्रमोट करना है एक तरह से। तो हर स्टेट का अपना एक फेमस स्ट्रीट फूड होता है जिसके अंदर की जो लोकल और रीजनल क्विजीन्स आती हैं जो कि फेमस होती हैं लोकल्स के बीच में, और जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनके बीच में भी। ठीक है, तो उसको जो एग्जिस्टिंग फूड है हमारा स्ट्रीट जो फूड है उसको अपग्रेड करने के लिए कंट्री में और उनको सेफ और हाइजीन प्रोवाइड करने के लिए तो फसाई ने किसकी हेल्प से, स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज की हेल्प से एक बेंचमार्क फ्रेम किया है जिसमें कि इस चीज़ को चेक किया जाता है उस बेंचमार्क पे कि हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, स्ट्रीट फूड के लिए, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड है वो सिर्फ डोमेस्टिक्स के लिए नहीं, इंटरनेशनली जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी एक तरह से फोकस बन जाता है, एक मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो स्ट्रीट फूड जो वेंडर्स हैं उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा फसाई के जो लाइसेंसिंग या फिर रजिस्ट्रेशन जो है फूड बिजनेसेस का उसके रेगुलेशन के अंदर 2011 के अंदर। ठीक है, फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर या फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड शुड बी डिस्प्ले ऑन द कार्ट और कियोस्क। जो उनका कार्ट और या फिर कियोस्क जो होता है जहाँ पे भी वो स्ट्रीट फूड बनता है वहाँ पे उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डिस्प्ले होना चाहिए उनके बोर्ड पे। उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड सेफ्टी और हाइजीन रिक्वायरमेंट, सबसे पहला पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। जो फूड हैंडलर्स हैं वो सब एकदम क्लीन होने चाहिए, उनके कपड़े एकदम वॉश्ड होने चाहिए, फिंगर नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए, ठीक है, नेल्स कटे होने चाहिए। वो मतलब अपने हाथों को अच्छे से सोप, डिटर्जेंट, पानी के साथ अच्छे से वॉश करके तभी काम को शुरू करना चाहिए। एवरी टाइम आफ्टर टचिंग फूड और यूजिंग टॉयलेट दे शुड वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली। जो भी पर्सन कुकिंग या हैंडलिंग या सर्विंग कर रहा है उस वो ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, एप्रन्स पहने हुए होने चाहिए जहाँ पे भी ज़रूरी होता है। ठीक है, और मतलब जो अपने फेस को कवर रखना चाहिए जब वो काम कर रहा है। जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनको लूज आइटम्स पहनने नहीं चाहिए, उनको लूज आइटम्स पहनने को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो उनका जो फूड जो भी वो बना रहे हैं उसमें वो गिर सकता है, उसको टच कर सकता है। ठीक है, अवॉइड टू टच और स्क्रैच देयर फेस, हेड एंड हेयर एट द टाइम ऑफ कुकिंग। उसके बाद ईटिंग, चूइंग, स्मोकिंग, स्पिटिंग और नोज ब्लोइंग ये सब प्रोहिबिटेड होना चाहिए जहाँ पे भी फूड बन रहा है। उसके बाद जो पर्सन कहीं इन्फेक्शियस डिजीज से सफ़र कर रहा है उसमें उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे काम करने की। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकेशन एंड फैसिलिटीज़। जो स्ट्रीट फूड है वो हमेशा क्लीन और वेंटिलेटेड जो प्लेसेस है वहाँ पे कुक होना चाहिए, पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं होना चाहिए। दे शुड बी फ्री एक्सेसिबल विद एक्वेट स्पेस बिटवीन द स्टॉल्स। मतलब वहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। स्टॉल, कार्ट और कियोस्क शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड। कवर्ड होना चाहिए, जो फूड कुक हो चुका है वो कंटेमिनेट ना हो इसलिए उसको कवर्ड करके रखना चाहिए।
वेस्ट बिन शुड बी कवर्ड एंड मेड ऑफ मटेरियल विच कुड बी इजीली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। जो वेस्ट बिन्स होते हैं, डस्टबिन जो होते हैं, वो अच्छे से कवर रहने चाहिए और इस तरीके के मटेरियल के बने होने चाहिए जो कि क्लीन और डिसइंफेक्टेड रहें। जो वर्किंग सरफेस होता है वो क्लीन और हाइजीनिक होना चाहिए। जो हम मतलब यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो एकदम क्लीन होने चाहिए और दे मस्ट बी प्लेस्ड, जो भी वेंडिंग कार्ट्स होते हैं वो 60 to 70 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड प्लेस्ड होने चाहिए। सैनिटेशन फैसिलिटीज विद वाटर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वेंडर्स। मतलब पानी के साथ जो सैनिटेशन फैसिलिटीज होती हैं कि वॉश मतलब हैंड वॉशिंग एंड ऑल, ये सब प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर्स के लिए एट अ सेफ डिस्टेंस अवे फ्रॉम फूड हैंडलिंग। जहाँ पे भी फूड स्टॉल है उससे कहीं दूर मतलब हैंड वॉशिंग की जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। तो हमारा जो स्टॉल्स हैं या वर्क प्लेसेस जो हैं वो मतलब एटिकेट स्टेट ऑफ रिपेयर सो एज टू कंटेमिनेट द फूड वाया सच फिजिकल हजार्ड एज चिपिंग सरफेस, लूज नेल्स और ब्रेकेज अमंग अदर्स। मतलब जो हमारे वर्क प्लेसेस और स्टॉल्स हैं उनको मतलब एक ऐसे स्टेट में रखना चाहिए जिससे कि भाई जो फूड है वो कंटेमिनेट ना हो सके। वाइपिंग ऑफ यूटेंशिल्स शैल बी डन विद क्लीन क्लॉथ्स, मतलब क्लीन क्लॉथ्स के साथ उनको वाइप करना चाहिए। उसके बाद यूटेंशिल्स शैल बी क्लीन ऑफ डेब्रिस, रिंस एंड स्क्रब विद डिटर्जेंट एंड वॉश अंडर रनिंग टैप वाटर आफ्टर एवरी ऑपरेशन। ठीक है, यूटेंशिल्स को अच्छे से क्लीन करना हो। वाटर सप्लाई एंड क्वालिटी, पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पोर्टेबल होना चाहिए, ड्रिंक के मतलब एबल टू ड्रिंक होना चाहिए। उसके बाद जो हम पानी भर के रख रहे हैं मतलब स्टोर करके रखने हैं उसको भी हमें चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम कि भाई वो गंदा ना हो। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, रेगुलरली की मतलब जहाँ पे भी खाना बन रहा है, जहाँ पे भी स्टॉल लगती है वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट ओवर एंड वेस्ट डिस्पोजल, ईच स्टॉल शैल हैव प्रोविजन फॉर हैंडलिंग सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड वेस्ट, मतलब अलग अलग से उन्हें रखना चाहिए। गार्बेज बिन शुड बी एम्प्टीड, क्लीन, सैनिटाइज डेली, डेली के डेली गार्बेज बिन जो है वो क्लीन होने चाहिए और वो ओवरफिल्ड नहीं होने चाहिए। अब आता है हमारा रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल। जो भी हम ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग में उसको किस तरीके से दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो फसाई लॉन्च रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल टू एनेबल कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल। तो हमारा मतलब फसाई ने क्या किया है कि एक रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल वो शुरू किया है, किससे कि वो जो भी हम कुकिंग ऑयल जो कि हम यूज़ कर चुके हैं उसको कलेक्ट करके और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, बायोडीजल में, जो कि फिर हमें हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हमें हेल्प कर सकता है ना, फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव के अंदर हमारी 64 कंपनीज जो कि 101 लोकेशन पे हैं वो ये चीज़ आइडेंटिफाई करती हैं और क्या करती हैं, जो यूज कुकिंग ऑयल है उसको कलेक्ट करती हैं। इसके लिए जो मैकडी है वो उसने ऑलरेडी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है कुकिंग ऑयल को टू बायोडीजल फ्रॉम 100 आउटलेट्स। मतलब जो मैकडी के 100 आउटलेट्स है वहाँ पे ऑलरेडी जो कुकिंग ऑयल है उसको बायोडीजल की जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, इन मुंबई एंड पुणे। फसाई वांट बिजनेसेस यूजिंग मोर देन 100 लीटर्स ऑफ ऑयल फॉर फ्राइंग। फसाई ने ये चीज़ कंफर्म करी है, इंश्योर करी है कि जो भी फूड बिजनेसेस के अंदर 100 लीटर से ज़्यादा ऑयल को यूज़ कर रहे हैं फ्राई करने के लिए, उनको एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत है और वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको रजिस्टर्ड जो कलेक्टिंग एजेंसी है उसको हैंड ओवर करें। क्योंकि बार बार अगर हम उसी ऑयल को यूज़ करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स होती है, उससे डिजीजेज जनरेट होती है। तो 1 जुलाई 2018 से ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको मतलब ये ज़रूरी है, ये चेक करना ज़रूरी है कि वो किस तरीके का जो ऑयल है वो यूज़ कर रहे हैं फ्राई करने के लिए। उसकी क्वालिटी पे एक तरह से वॉच रखना बहुत ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। टोटल पोलर कंपाउंड, तो टोटल पोलर कंपाउंड क्या है कि जब हम फ्राई करते हैं किसी भी फूड को उसमें क्या है, जो ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं, उसमें एक कंपाउंड बन जाते हैं, टोटल पोलर कंपाउंड्स बन जाते हैं बार बार फ्राई करने की वजह से, जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए और बहुत सारी डिजीज़ को जनरेट करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, लिवर डिजीज़। तो ये सारी जो डिजीज़ है हमारी ये इससे जनरेट होती है बार बार, जो हम ये फ्राइंग जो होता है, ऑयल फ्राइंग होता है, उससे टॉक्सिक जो कंपाउंड बनते हैं और वो इस डिजीज़ से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वेजिटेबल ऑयल की जो क्वालिटी है उसको हम प्रॉपर चेक करें, उस पर प्रॉपर वॉच रखें जब हम फ्राई करते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड कंज्यूमर हेल्थ, कंज्यूमर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फसाई ने फिक्स किया है कि टोटल पोलर कंपाउंड की जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है, 25% तक हो सकती है। और अगर उससे ज़्यादा टोटल पोलर कंपाउंड पाया जाता है तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है,
उसके बाद आता है EEE स्ट्रेटेजी। तो फसाई ने EEE स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया है जस्ट टू इंश्योर गुड हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर 130 करोड़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम कम कर सकें, उस पे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं उसको हम कम कर सकें, और जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम एक तरह से बढ़ा सकें। तो इसलिए EEE स्ट्रेटेजी, जिसमें EEE का मतलब है एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इकोसिस्टम। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे RUCO के। तो सबसे पहला तो हेल्थ बेनिफिट है कि हम इल इफेक्ट्स को हटा सकते हैं जो यूज्ड हमारे कुकिंग ऑयल से होता है हमारा, है ना। उसके बाद जब हम उस यूज्ड कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें मैन फोर्स भी चाहिए होगी, हमें प्रॉपर सेटअप भी चाहिए होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा रूरल एरियाज में, मतलब जहाँ पे भी हम मतलब सेटअप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो रूरल एरियाज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट क्लीन होगा विद रिड्यूसर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कि जो बायोडीजल है वो एक तरह से क्या है, कम पॉल्यूशन के एक तरह से जनरेट करता है, तो इसलिए हमारे लिए ये क्लियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कि हम जो फ्यूल जो है वो बाहर से जो मंगाते हैं उसके लिए हमारा क्या है, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा RUCO जो है वो हेल्प करता है टू प्रमोट अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें कि हमारा हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक